भारतीय टीम इस समय काफ़ी बेहद मजबूत स्थिति में है। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी 250 रन के अंदर समेट दी है। ऐसे में अब इंग्लैंड का टास्क होगा कि उनके बॉलिंग यूनिट कुछ दमखम दिखाए और इंग्लैंड को इस मैच में वापसी करा पाए। दरअसल मैं बता दूं, इंग्लैंड की ओर से ताबड़तोड़ शुरुआत होने के बाद जहां फिलिप सोल्ट और बेन डकेट ने एक आक्रामक शुरुआत दी, जहां उन्होंने 6 ओवरों की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छे 50+ पार्टनरशिप कर दी थी, लेकिन फिर एक फिलिप सोल्ट के गलत डिसीजन से फिलिप सोल्ट का रन आउट होना और फिर साथ में बेन डकेट का भी उनके साथ कैच आउट हो जाना इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ा। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज उनका सिवाय बटलर के क्रीज पर टिक नहीं सका और इंग्लैंड एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए बटलर और इयान बेथल की एक लंबी पार्टनरशिप के दौरान यहाँ सम्मानजनक स्कोर तक भारत के सामने खड़ा कर पाई है। ऐसे में भारत की रणनीति यही होगी कि वह जल्दी से जल्दी इस मैच को पकड़ करके अपनी इस श्रृंखला में 1-0 की अजय बढ़े के साथ 9 फरवरी को खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करें। अभी पता चला है इंग्लैंड की बल्लेबाजी यूनिट थोड़ी सी बिखरी हुई नज़र आ रही है। उसमें सबसे अहम भूमिका उनके बैटिंग कोच ब्रेंडन मैकलम की है, क्योंकि उनकी पूरी यूनिट जो है ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, जिसमें कोई भी अच्छा खासा बल्लेबाज सिवाय इयान बेथल और जॉय रूट के टिकाऊ खिलाड़ी नहीं है। हालांकि ये यूनिट एक टाइम पर बड़ी अच्छी दमदार फॉर्म में थी, जब इन्होंने 498 रन वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड कुछ अपने नाम किए थे। उस समय इंग्लैंड एक अच्छी खासी टीम मानी जा रही थी। एक धमाकेदार शुरुआत के साथ वह यह कारनामा करते नज़र आ रहे थे, लेकिन समय के साथ फिलॉसफी बदली और फिर यही रणनीति उनकी अब तक भी जारी है। लेकिन सामने वाली टीम ये समझ जाती है कि इनके बल्लेबाजों को अगर रन लग रहे हैं तो स्टार्टिंग में रन पड़ लेने देने चाहिए, जिसके बाद अगर 1-2 विकेट गिरा तो फिर एकदम से एक बड़ा कोलैप्स इंग्लैंड की बल्लेबाज यूनिट में देखने को मिलता है। उस बड़े कोलैप्स की वजह से ही यह पता चल रहा है कि इंग्लैंड की पूरी यूनिट सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, जिससे वह रिजल्ट का बिना कोई संदेह सामना करे, सिर्फ अपनी बल्लेबाजी को आक्रामकता की ओर ले जाते हैं और अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय जॉय रूट और इयान बेथल की होगी। वे इस टीम यूनिट के सबसे डिफेंसिव प्लेयरों में से एक है। हालांकि अभी इयान बेथल और जॉय रूट भी कुछ स्वीप शॉट्स और रिवर्स स्वीप मारने लगे हैं, जिसके कारण उनके भी आउट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अभी भी भारत की प्रक्रिया अगर इंग्लैंड के बॉलरों ने थोड़ी सी दबाकर कसके की और टप्पे को गेंद के ना छोड़ा तो शायद भारत इस समय भी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि 250 रनों का भी लक्ष्य एक अच्छा खासा भारत के सामने होगा, क्योंकि 270 रनों का पीछा करने भारत उतरी है। ऐसे में रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ काफ़ी अहम रोल निभाएगी इस मैच में। अगर यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा किसी तरीके से 15-20 ओवर तक ये मैच खेल जाते हैं तो फिर यह मैच पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में होगा। हालांकि अगर बात करी जाए इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट की, तो उन्होंने बिना कोई चेंज करे हुए वही अपनी T20 प्लेइंग 11 वाली बॉलिंग यूनिट खिलाई है, जहां पर रिवर्स स्पिन की अगर बात करी जाए तो आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन स्पिनिंग का भार संभालेंगे, और वहीं अगर बात करी जाए फास्ट गेंदबाजी की तो ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड आपको सामने नज़र आएंगे। ऐसे में अहम भूमिका हो जाती है आप हमारे हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ साथ रविंद्र जडेजा, जो ऑलराउंडिंग रूप के परफॉर्मेंस में इस मैच में खेल रहे हैं। क्योंकि बल्लेबाजी यूनिट की बात करी जाए तो केएल राहुल तक बल्लेबाजी उनकी है, जहां पर आपको केएल राहुल से पहले मिडल ऑर्डर में अगर बात करी जाए ओपनिंग पेयर यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा, फिर फर्स्ट डाउन पे आपको सुमन गिल दिखेंगे। वहीं अगर उसके बाद की बात करी जाए तो श्रेयस अय्यर और फिर 5वें नंबर पर केएल राहुल, आपको ये ओपनिंग पेयर दिख सकता है। इसी ओपनिंग पेयर के साथ भारतीय मैच जीतकर अपना नाम करना चाहेगी। हालांकि विराट कोहली को पहले मैच में पैर के चोट के चलते बाहर रखा गया है, क्योंकि वह उनके अगले मैच में आने की संभावना पूरी है। और बने रही है ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ।